हेलो एवरीवन। मुझे ध्येय आईएएस की जो आज की डेट में टेस्ट हुआ है, आज कितनी तारीख है? अच्छा 26 तारीख है। ठीक है, तो आज की डेट में जो टेस्ट हुआ है 26-27 वटेवर, तो उसका कॉपी मिली है, तो मैंने सोचा ये करा देते हैं क्योंकि इसमें क्वेश्चंस बहुत अच्छे अच्छे हैं। मतलब ऑब्वियसली ये टेस्ट सीरीज़ तो इम्पॉर्टेंट है ही इस टाइम पे। ठीक है, तो हम फटाक से करते हैं। ठीक है, जितना हो पाएगा करेंगे, वरना नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। ठीक है, तो पहला, अच्छा इसमें ऑरेंज कलर मैं पहले ही बता दूं, जो ऑरेंज कलर या येलो कलर आपको दिख रहा है वो सही आंसर है। ठीक है, तो इसका पहला क्वेश्चन है कि कानपुर षड्यंत्र केस कब हुआ था? पहले तो 1924 देख लीजिए। ठीक है, पूछा है कि किसको सज़ा नहीं हुई थी, सज़ा नहीं हुई थी, तो ये आंसर आपको समझ में आ गया, मानवेंद्र नाथ राय। एक्सप्लेनेशन सुन लीजिए अब। तो ऐसा है कि 1924 में, ठीक है, जो कानपुर षड्यंत्र हुआ उसमें कई सारे लोगों को पकड़ा गया, लगभग 6 लोग थे, इनको पकड़ा गया। ये साम्यवादी पार्टी थी। तो इसमें नाम किसका किसका आता है? सिंगार वेलू चेट्टी का नाम आता है, चेटियार हैं। मुजफ्फर अहमद, श्रीपाद अमृत डांगे, गुलाम हुसैन, रामचरण लाल शर्मा। ठीक है, इन लोगों को पकड़ा गया था, लेकिन इन पे मुकदमा चलाया गया था, लेकिन जेल 4 लोगों को हुई थी। ठीक है, जिसमें थे ये अमृत डांगे भाई साहब थे, मुजफ्फ़र अहमद भाई साहब थे, और शौकत उस्मानी जी थे, और नलिन गुप्ता थे। इन 4 लोगों को जेल की सज़ा हुई थी। नलिन, ठीक, नलिन गुप्ता, इन 4 लोगों को जेल की सज़ा हुई थी। ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कैबिनेट मिशन 1946 ने मुस्लिम लीग की पाकिस्तान मांग को स्वीकार कर लिया था। क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही है। ठीक है, कैबिनेट मिशन ने, नहीं एक सेकेंड, सॉरी पहला वाला गलत है, सही नहीं है। ये जो कैबिनेट मिशन था, इसने पहली बात तो कैबिनेट मिशन के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, ये 1946 में आया था। ये 3 सदस्यीय मंडल था। कौन कौन थे? पैथिक लॉरेंस थे, स्टैफर्ड क्रिप्स थे, और एवी अलेक्जेंडर थे। ये 3 लोग थे। अच्छा, इनका मिशन क्या था कि भारत को शांतिपूर्ण जो सत्ता का हस्तांतरण है, ठीक है, के लिए उपाय समझाना, मतलब उपाय और संभावनाओं को जो इनका तलाशना था। ठीक है, ये था। अब इस मिशन ने मुस्लिम लीग की स्वतंत्र पाकिस्तान की मांग को अस्वीकार कर दिया, तो पहला वाला गलत हो जाता है। ठीक है, और दूसरा ऑप्शन है कि मुस्लिम लीग ने संविधान सभा के लिए आयोजित चुनावों में प्रतिभाग किया था, और इनको मुश्किल से 3 सीटें मिली थी। ठीक है, इस वजह से वो गुस्सा उस्सा गए, जो भी था, घबरा गए, और फिर उसके बाद कैबिनेट मिशन योजना की स्वीकृति वापस लेकर सीधी कार्रवाई का आह्वान कर दिया, और इन्होंने संविधान सभा में शामिल होने से भी इनकार कर दिया। ठीक है, तो ये ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, भारत को भगवान भरोसे छोड़ दो, और यदि यह असंभव हो तो अराजकता के भंवर में छोड़ दो। ये किसने कहा था? तो ये महात्मा गांधी जी ने कहा था। महात्मा गांधी जी ने कहा था। तो क्या हुआ था कि गांधी जी ने अपनी हरिजन पत्रिका में अंग्रेज़ों से भारत छोड़ने की मांग करते हुए ये लाइन बोली थी। ठीक है, और फिर उसके बाद उन्होंने ये भी जो करो मरो ये सारी चीज़ें भी बोली थी। तो 14 जुलाई 1942 को वर्धा का जो कांग्रेस कार्य समिति की बैठक हुई थी, वहाँ पे भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया। भारत छोड़ो आंदोलन का नारा वगैरह दिया गया। प्रस्ताव किसने पारित किया था? नेहरू जी ने पारित किया था। और 8 अगस्त 1942 को यह आंदोलन शुरू हो गया, जिसमें गांधी जी ने क्या कहा? करो या मरो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाइए। क्या इसे थोड़ा और जूम कर दें? ओके, क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए। कृषि से संबंधित रॉयल कमीशन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो ये 1928 में की गई थी। अच्छा, 1928 में ये रॉयल कमीशन तो आया ही था, एक और साइमन कमीशन भी आया था। तो अगर साइमन कमीशन याद है 1928, तो उसके बगल में चिपका लीजिए रॉयल कमीशन, दोनों। ठीक है, और ये किससे रिलेटेड था? कृषि से रिलेटेड था। उस समय वायसरॉय कौन था? इरविन थे। और उसी समय उसके नेक्स्ट ईयर ही इम्पीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च की भी स्थापना की गई थी। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। ये पूछा है कि इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है। तो सुभाष जो थे वो शाहनवाज थे। मैं सोच रही थी इसमें ट्रिक क्या बनाऊँ, तो मुझे यही समझ में आया, एक एस को दूसरे एस से मिला दो। एक सेकेंड, सुभाष और शहनाज,
शाहनवाज, ठीक है, ऐसा इसको मिला दो, ये सही है, ठीक है। मेरी गलती हो गई जब मैं इसमें सही मतलब टिक कर रही थी आंसर। ये आंसर इसका ये होगा गांधी जी, ये सही सुमिलित नहीं है। गांधी गुलजार सुमिलित नहीं है। अब मैं सोचूं कि गांधी जी को गुलजार सही है नहीं है, कितना याद करें, है ना। तो मैंने सोचा कि भाई देखो, गुलजार साहब जो हमारे हैं, जो हमारे बहुत अच्छे क्या बोले शायर हैं, राइटर हैं, ठीक है, वो बहुत आज़ाद ख्यालों के हैं, और राइटर्स होते भी आज़ाद ख्यालों के हैं, ठीक है। नहीं तो क्या होगा कि उनकी शायरी चल ही नहीं पाएगी, वो जब चार शब्द चार चीज़ें ही सीखेंगे तो हो नहीं पाएगी। तो आज़ाद जो ब्रिगेड थी वो किससे जुड़ी हुई थी, वो गुलजार जी से जुड़ी हुई थी। यानी कि ये जो गुलजारा सिंह हैं, ये जुड़े हुए हैं आज़ाद, ठीक है, आज़ाद ब्रिगेड से जुड़े हैं। रानी झांसी सही है, लक्ष्मी सहगल। नेहरू ब्रिगेड जीएस ढिल्लो साहब से हैं, नेहरू जी को ढिल्लो साहब पार्टी में बुलाए, ठीक है, और खूब पंजाबी वाला खूब डांस वांस हुआ, ठीक। और सुभाष ब्रिगेड किससे है, शाहनवाज से है, ठीक। और गांधी ब्रिगेड किससे है, गांधी ब्रिगेड इनायत खान, गांधी ब्रिगेड इनायत खान। वो हिंदू मुसलमान में ज़्यादा वो नहीं करते थे, ठीक है, गांधी जी उनको दोनों को मानते थे। तो गांधी ब्रिगेड कर लीजिए इनायत खान, ठीक है, ये हो गया। अच्छा, ये क्वेश्चंस इतने इतने रेगुलर वाले क्वेश्चन है कि हो सकता है इसमें से ही कोई क्वेश्चन आ जाए, तो प्लीज़ बी वेरी अवेयर। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो प्लीज़ वेरी मतलब अवेयर रहिए, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 6, 1832 में दर्पण नामक एक साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन आरंभ किया गया, किसने किया था ये, तो ये थे बाल शास्त्री जाम्बेकर द्वारा। हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप जितना पढ़ें उतना कम, ठीक है। तो 1832 में बाल शास्त्री जाम्बेकर ने दर्पण नामक साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन आरंभ किया। ये बम्बई से थे, और ऐसे सुधारवादी नेताओं में से या व्यक्ति में से कह लीजिए जिन्होंने ब्राह्मणवादी कट्टरता की जो मतलब आलोचना की और हिंदुओं की आम प्रथाओं में सुधार लाने की कोशिश की, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 आ जाइए, कालक्रम पूछा है, फेवरेट क्वेश्चन है, ठीक है। तो मैंने दो चीज़ें देखी। पहला तो ये कि ये दोनों जो थे ये 70s में हुए थे, और नहीं, एक सेकंड, आंग्ल सिख सॉरी, मैसूर और मराठा जो था, मैसूर और मराठा 70s में हुआ था, और ये सिख वाला जो था ये 80s में हुआ था। मतलब कि आंग्ल मैसूर कब हुआ था, 1766 में, ठीक है। टाइमलाइन है 66 से 69, हम 66 ले रहे हैं, ठीक है। तो मैसूर कब हुआ, 1766 में, 1766, ठीक है। और मराठा कब हुआ, 75 में, 1775 में। और आंग्ल सिख कब हुआ, 1845, 1845, 1845, ठीक है। तो मैसूर और मराठा, मैसूर कब हुआ, 66 में, मराठा 75 में, 1700 की बात हो रही है, ये 1766, 1775। और सिख जो हुआ था वो 1845 में हुआ था, 1845-46, ठीक हो गया। आगे चलते हैं। जितना अवेयर रहेंगे उतनी जल्दी याद होंगी चीज़ें, दिमाग पे क्लिक करेगा जब आप नेक्स्ट टाइम टेस्ट दे रहे होंगे या एग्ज़ाम देंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, राजा राम मोहन राय द्वारा सती प्रथा के विरोध के लिए किस पत्रिका का उपयोग किया गया, ठीक है। अब ये क्वेश्चन नहीं आएगा कि राजा राम मोहन राय सती प्रथा से रिलेटेड थे तो कब, कौन से ईयर में, ये नहीं आएगा। क्वेश्चन यही बनेगा, इसी टाइप के क्वेश्चन बनेंगे थोड़े डिफ़िकल्ट, कि पत्रिका में कौन सी पत्रिका की बात की गई है। तो संवाद, कौमुदी, अच्छा पत्रिका वाले क्वेश्चन ना ज़रूर से आते हैं, मतलब कोई भी एग्ज़ाम ले लीजिए, उसमें पत्रिका से रिलेटेड क्वेश्चन कोई ना कोई रहना ही रहना है। तो अगर आपके पास ऐसा कहीं रखा हो आपने या कोई बुक ऐसी मिल जाए जिसमें पत्रिका रिलेटेड हो, तो उसको ज़रूर पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 9, सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन भी दिख ही रहा है, प्रियान जो है वो प्रोटीन और न्यूक्लिक अम्ल। तो देखिए, जो प्रियॉन है, प्रियॉन कहते किसे हैं, पहले तो ये देख लीजिए। ऐसे रोग संक्रामक कारक, ठीक है, जिनमें केवल प्रोटीन होता है और न्यूक्लिक अम्ल का अभाव होता है, इसमें प्लस दिया हुआ है ना, तो नहीं होना चाहिए ये, न्यूक्लिक अम्ल का अभाव होता है, इसको प्रियॉन कहते हैं,
ठीक है। और इसकी खोज किसने की थी? स्टैनले प्रूसिनर ने की थी, ठीक है। तो यही सुमेलित नहीं है। विषाणु जो है वो अकोशिकीय है, विषाणु अति सूक्ष्म है। विषाणु के बारे में हमें पता होना चाहिए था, कोविड वही था। तो ये अकोशिकीय होता है, ये विशिष्ट न्यूक्लियो प्रोटीन इसमें कण होते हैं, ठीक है, जो किसी जीवित परपोषी के अंदर रह के प्रजनन करते हैं मतलब एक से दूसरा बढ़ता जाता है, ठीक है। ओके, ये हो गया। कोशिका के अंदर संपूर्ण पदार्थ को जीव द्रव्य कहते हैं। सी वाला ऑप्शन देखिए, कोशिका के अंदर जो संपूर्ण पदार्थ होता है उसको जीव द्रव्य कहते हैं। जीवों में होने वाली समस्त जैविक क्रियाएं जीव द्रव्य में संपन्न होती हैं, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी निर्माण, बिल्कुल ठीक बात है। यूकैरियोटिक कोशिकाओं की कोशिका द्रव्य में अनेक सूक्ष्म गोलाकार क्षण या कण के आकार की संरचनाएं पाई जाती हैं। इसे कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। यहाँ ऊर्जा एटीपी के रूप में बनती है, ठीक हो गया। यानी कि हमारा आंसर क्या हो गया यहाँ पे? प्रियॉन जो है वो प्रोटीन और न्यूक्लिक अम्ल प्लस करके नहीं है। न्यूक्लिक अम्ल नहीं होता तो ठीक होता आंसर, मतलब ये भी सही हो जाता। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से किस एक में पर्णहरित यानी क्लोरोफिल पाया जाता है? यूग्लिना। यूग्लिना पता है क्या है? ये जंतु है, मतलब यूग्लिना को छोड़ दें तो किसी भी जंतु में पर्णहरित नहीं पाया जाता है। और कवक, जीवाणु एवं पूर्ण परजीवी पौधों में पर्णहरित नहीं पाया जाता है। कवक, जीवाणु और पूर्ण परजीवी पौधों में पर्णहरित नहीं पाया जाता है, लेकिन बाकी सारे पौधों में पाया जाता है। और यूग्लिना एकलौता ऐसा जंतु है जिसमें पर्णहरित पाया जाता है, बाकी नहीं पाया जाता है किसी में। ओके, क्वेश्चन नंबर 11, प्रोटीन का पाचन कहाँ से आरंभ होता है? ओके, तो ये होता है अमाशय से, ठीक है। तो प्रोटीन का पाचन अमाशय से आरंभ होता है। अमाशय में भोजन 2 से 4 घंटे तक रहता है। अमाशय की दीवार में जठर ग्रंथियाँ होती हैं। मान लीजिए, मैं आपको एग्जैक्ट क्या कहते हैं डायग्राम नहीं दिखाऊंगी, उसका क्या है, आप बस बात को समझिए। तो मान लीजिए कि ये अमाशय है, तो इसकी दीवार पे छोटी छोटी ग्रंथियाँ निकली रहती हैं, ठीक है। ये ग्रंथियाँ क्या करती हैं? एक्चुअली ग्रंथियाँ ऐसी नहीं, ऐसे ऐसे होंगी। तो ग्रंथियाँ क्या करेंगी? जठर रस को निकालेंगी, जो अम्लीय होता है, वो पचाने का काम करता है, ठीक है। यहाँ पेप्सिन भोजन प्रोटीन को पेप्टॉन, ठीक है, एक सेकेंड। तो जो पेप्सिन है, पेप्सिन क्या करता है? वो भोजन के प्रोटीन को पेप्टॉन में तथा पॉलीपेप्टाइड में बदल देता है, ठीक। और रेनिन क्या करता है? दूध के विलेय प्रोटीन को ठोस एवं अविलेय दही में बदल देता है, ठीक है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाइए। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 पूछ रहा है कि रुधिर प्लेटलेट्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही नहीं है? तो ये वाला सी वाला देखिए, यह सभी जंतुओं और मनुष्यों के रुधिर में पाई जाती है। एक्चुअली ये मनुष्यों में पाई जाती है, जंतुओं में नहीं पाई जाती, इस वजह से ये गलत हो गया है, ठीक है। ये यहाँ पे जंतु नहीं होता तो सही होता, वैसे सिर्फ मनुष्यों में पाई जाती है, ठीक। बाकी क्या देख लीजिए, रुधिर प्लेटलेट के बारे में क्या सही है? तो ये तो थ्रोम्बोसाइट भी कहते हैं इन्हें, ठीक है। इनमें केंद्रक अनुपस्थित होता है, ये बात भी ठीक है, और यह रुधिर का थक्का बनाती हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 13, अभिकथन है कि अनुच्छेद 126 के तहत उच्चतम न्यायालय में कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति का प्रावधान है। तो ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है। कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के संबंध में राष्ट्रपति को कानून मंत्री से परामर्श लेना आवश्यक है। ऐसा कुछ नहीं है, नहीं है ऐसी कोई बात। और ये हो गया हमारा ऑप्शन सी सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 देख लीजिए, कौन सी भाषा हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित है? अच्छा, अगर आपने ये वाला 8वीं अनुसूची से रिलेटेड कुछ भी पहले कभी भी पढ़ा है तो आपको पता होगा कि भोजपुरी की बात कभी नहीं की गई है, वो तो भाषा भी नहीं है। अंग्रेजी बिल्कुल हो ही नहीं सकती। राजस्थानी, चलिए एक बार जिसने थोड़ा बहुत भी पढ़ा हो, याद ना हो तो भी राजस्थानी सोच सकता है, लेकिन एक्चुअली राजस्थानी नहीं है, नेपाली है। तो भाई देखिए,
8वीं अनुसूची में 22 प्रादेशिक भाषाओं का उल्लेख किया गया है। इस अनुसूची में आरंभ में 14 भाषाएं थी। कौन कौन थी? असमिया थी, बांग्ला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत भी है, पंजाबी भी है, ठीक है, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू भी है, डोगरी, बोडो, मैथिली, संथाली, ठीक है। कौन कौन से संविधान संशोधन इससे संबंधित हैं? तो 21वां, 71वां और 92वां। 21, 71 दोनों को जोड़ दीजिए 91, ठीक है, ये तीनों थे। अच्छा, जो 21वां संविधान संशोधन था वो 1967 में आया था। ये कब आया था? 1967 में आया था। ओके, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ था? इसमें सिंधी जोड़ी गई थी, ठीक। जो 71वां संविधान संशोधन था उसमें नेपाली, कोंकणी और मणिपुरी जोड़ी गई थी। एक सेकेंड, इसमें क्या किया गया? नेपाली, कोंकणी और मणिपुरी जोड़ी गई, 3 चीज़ें। क्या हमें कलर चेंज कर लेना चाहिए? ओके, ठीक है, मैं अभी देखती हूँ। ओके, आगे चलते हैं। जो 92वां था, 91 नहीं है, सॉरी 92 है, 92वां संविधान संशोधन था वो 2003 में आया, ठीक है, 2003 में आया। ओके, तो इसमें क्या क्या आए? 3 चीज़ें, 3 नहीं 4 थी। बोडो डोगरी, मैथिली, संथाली, आपस में एक जैसे नाम है। बोडो डोगरी एक जैसा, संथाली मैथिली एक जैसा, ठीक। ये हो गया हमारा वाला क्वेश्चन, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, इसको इधर कर देते हैं। तो अनुच्छेद 265 के अंतर्गत कुछ कार्यपालकीय या प्रशासकीय आदेशों द्वारा भी लगाए जा सकते हैं। कुछ कर की बात कर रही है, किया जा रहा है। तो असल में ऐसा नहीं होता है। कर जो होता है वो विधानमंडल के जो भी क्या बोलेंगे उसको, आदेश, हाँ आदेश, तो विधानमंडल के आदेश से और या जो भी उनका प्रोसेस होता है उससे ही लगाया जा सकता है, ठीक है। तो पहला इसमें पूछा है कि गलत बताना है, तो पहला ही गलत हो गया, ठीक। दूसरा इसमें ऑप्शन दिया है कि ऐसे विषय जो न तो संघ सूची में वर्णित है न ही राज्य सूची में, उस पर केंद्र सरकार द्वारा कर लगाया जाता है। तो बिल्कुल ठीक बात है, अवशिष्ट सूची पे केंद्र सरकार लगाती है कर। ओके, आ जाइए क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है। पूछा है धन विधेयक के बारे में गलत बताना है, ठीक है। तो पहला तो ये कि 110 में है, ये तो बात सही है, ठीक है। दूसरा है कि धन विधेयक को राज्यसभा में पेश नहीं किया जा सकता, और बिल्कुल सही बात है, ये लोकसभा में सबसे पहले पेश होता है धन विधेयक। प्रत्येक धन विधेयक वित्त विधेयक होता है, ये बड़ी अच्छी बात है, ठीक है। ये से एकदम रट लेना है कि प्रत्येक धन विधेयक वित्त विधेयक होता है, ठीक है। मैंने एक्चुअली इसको ऐसे याद किया था, एक सेकंड बताती हूँ। क्वेश्चन नंबर 16 है ना, ओके, ठीक है। तो मैं वो बता रही थी आपको कैसे याद किया था। तो एक सेकेंड, ये लीजिए पेन। एवरी मनी बिल इज़ ए फाइनेंस बिल, ठीक। अगर ये डायग्राम याद रहा तो एक बहुत अच्छा सा मतलब एक सॉल्व हो जाना है। एवरी मनी बिल इज़ ए फाइनेंस बिल, ठीक, अगर आप इसे समझते हैं तो। आगे चलते हैं, ऑप्शन डी देख लीजिए कि धन विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। भाई कैसे लौटा सकता है? धन विधेयक जो है वो राष्ट्रपति की परमिशन से ही आता है। पहले धन विधेयक जाता है राष्ट्रपति के पास कि भैया हमको परमिशन दो, हम आना चाहते हैं लोकसभा में, तो वो कहते हैं कि ठीक है हम दे रहे हैं, फिर उसके बाद वो आता है। तो जब वो आ ही गया उनकी परमिशन से तो दोबारा कहाँ लौटाएंगे, हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 आ जाइए। राज्यों में विधान परिषद की स्थापना का उन्मूलन का अधिकार 169 के अंतर्गत संसद को है, ठीक बात है, ये तो बात सही है, संसद को ही है भाई, ठीक है। और फिर ऑप्शन 2 है कि इसके लिए संसद को संविधान संशोधन की आवश्यकता है। नहीं भाई, संविधान, अच्छा ये बताइए कितनी बार आपके सामने ही, आपके पढ़ने में ही कितनी बार ऐसा हुआ होगा कि कई ऐसे राज्य हैं जिन्होंने कहा होगा कि हमको अपने आप विधान परिषद चाहिए, तो क्या संविधान संशोधन हो गया उसमें?
आपने कुछ नहीं ध्यान दिया, लेकिन चलो आपने न्यूज़ बस इतनी ही सुनी थी कि हाँ यार कोई बात तो थी संविधान, ये विधान परिषद वाली, लेकिन ऐसा नहीं तो नहीं सुना था कि उसके लिए संविधान संशोधन चाहिए होता है। ठीक है, तो अब इसमें कैसे होता है, ये होता है साधारण प्रक्रिया से, साधारण कानून जो होता है। तो इसमें क्या होता है, इसमें कुल सदस्य संख्या के बहुमत तथा उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत इसके लिए चाहिए होता है। ठीक, तो ऑप्शन 2 गलत हो जाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 18, राष्ट्रपति शासन 356 के अंतर्गत गलत बताना है। ठीक है, तो पहला देख लीजिए, इसकी उद्घोषणा राज्य में संवैधानिक तंत्र के विफल होने पे की जाती है। ये तो मतलब अगर आप स्टार्टिंग के दौरान में हैं अपनी तैयारी के, तब भी आपको ये पता होगा, संवैधानिक तंत्र फेल होने की बात होती है। इसके तहत उद्घोषणा का संसद द्वारा 2 माह के अंदर भीतर अनुमोदन किया जाना आवश्यक है। बिल्कुल ठीक बात है। इसके तहत उद्घोषणा को 6 माह पर पुनः अनुमोदित कर अनिश्चित काल तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। तो ये 6 माह वाली बात तो ठीक है, उद्घोषणा 6 माह पर ही होगा, लेकिन अनिश्चित काल कैसे हो सकता है भाई? पता चला लोग इतने बदमाश हैं कि राष्ट्रपति शासन ही लगाए रहे हैं, तब तो ऐसा नहीं हो सकता ना। 3 साल की बात है, वो ईयर है 3 साल, 3 साल। ठीक, ओके। और चौथा ऑप्शन देख लीजिए, राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा संसद के साधारण बहुमत से अनुमोदित की जाती है। तो ये बात ठीक है, ठीक। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 19, उच्चतम न्यायालय के परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार के अंतर्गत क्या सम्मिलित है? यानी अगर एक बात ये पूछ रहा है कि अगर उच्चतम न्यायालय परामर्शदात्री उसका हक है, मतलब उसका अधिकार है, तो वो किसकी बात कर रहे हैं? तो वो सार्वजनिक महत्व के कानून तथा तथ्यात्मक मामलों में राष्ट्रपति को सलाह देने की बात कर रहे हैं। परामर्श सलाह से रिलेटेड है, ठीक है। तो ये राष्ट्रपति को सलाह देने की बात कर रहे हैं। और ये कौन से अनुच्छेद में आता है? अनुच्छेद बताइए। ये आता है 143, ठीक। ये अनुच्छेद 143 में है। अच्छा, ये हो गया हमारा क्वेश्चन 19 हो गया। 20 पे आ जाइए। बोला है कि संविधान के अनुच्छेद 136 के संबंध में सत्य कथन चुने, ठीक है। यह विशेष इजाज़त से संबंधित है। इस क्वेश्चन को मैंने ना मतलब लॉजिक से सॉल्व करने की कोशिश की, मुझे लगा कि शायद ठीक बैठ जाए और बैठा भी। तो मैंने, देखिए आप एक एक इसका चीज़ पढ़िए। पहले ऑप्शन, यह विशेष इजाज़त से संबंधित है, इसके माध्यम से उच्चतम न्यायालय में अपील किए जाने का प्रावधान किया गया है, ठीक है। हम बात कर रहे हैं उच्चतम न्यायालय की और अपील की बात कर रहे हैं। अच्छा, अपील की इजाज़त स्वयं उच्चतम न्यायालय अपने विवेक के अनुसार देता है। अच्छा, पहली लाइन दूसरी से मैच कर रही है और दूसरी लाइन पहली लाइन से मैच कर रही है, यानी बी सी से मैच कर रहा है और सी पहले से मैच कर रहा है। हम उच्चतम न्यायालय की बात कर रहे हैं, हम अपील की बात कर रहे हैं, फिर जो थर्ड ऑप्शन है उसमें भी हम अपील और उच्चतम न्यायालय और उसके विवेक की बात कर रहे हैं। जब विवेक की आ जाएगी बात तो विशेष इजाज़त की भी बात आ जाती है। विवेक तो तभी होगा ना जब आप विशेष इजाज़त लेंगे। तो जहाँ पे रूल्स ही रूल्स फॉलो होते हैं, वहाँ पे अगर उच्चतम न्यायालय अपना विवेक लगा रहा है तो इसका मतलब है कुछ एक्स्ट्रा है, विशेष है, ठीक है। ये सिर्फ मेरा अपना लॉजिक है, आप किसी और तरीके से याद कर सकते हैं। तो ये हो गया क्वेश्चन 20। और अनुच्छेद कौन सा हो गया? 136। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से किस एक के संबंध में भारत एवं अमेरिका की राजनीतिक व्यवस्थाएं समान हैं? ठीक है, तो इसका पहला ऑप्शन है राष्ट्रपति के पास वीटो शक्ति, क्या लिखा है, पास पॉकेट वीटो की शक्ति है। तो ये बात सही है, दोनों के पास है, ठीक है। उच्च सदन में कुछ सदस्य मनोनीत होते हैं, अवशिष्ट शक्तियाँ राज्यों के पास हैं, अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास हैं। अच्छा, ठीक है, ऐसा नहीं है। बाकी आपने पहला वाला देख लिया, ठीक है, पहला ही वाला सही है। ओके, क्वेश्चन नंबर 22, ये आपको ये चीज़ें तो वैसे ही है ना, जैसे टू द फैक्ट वाली बात हो गई है। अब चैप्टर पढ़िए, टू द फैक्ट आंसर निकाल लीजिए। क्वेश्चन नंबर 22 पूछा है कौन सा सम्मिलित नहीं है? ओके, तो गायत्री मंत्र की बात। अच्छा, इसका आंसर आपको समझ में आ रहा है। निष्काम कर्म का सर्वप्रथम उल्लेख अथर्ववेद में नहीं हुआ था, तो किस में हुआ था? ये हुआ था यजुर्वेद में, यजुर्वेद, ठीक, यजुर्वेद में हुआ था। ओके, ठीक है। तो बाकी देख लीजिए, गायत्री मंत्र जो था वो ऋग्वेद के 3रे मंडल में है। तीसरे से बिल्कुल एकदम रटा होना चाहिए क्वेश्चन। गायत्री मंत्र ऋग्वेद 3रा मंडल, गायत्री मंत्र ऋग्वेद 3रा मंडल,
वैदिक साहित्य, श्रुति। वैदिक साहित्य को वैदिक साहित्य क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये श्रुति के अनुसार, श्रुति क्या है? मतलब सुनकर लिखा गया साहित्य है श्रुति का अर्थ। तो वैदिक साहित्य मतलब श्रुति, सुनकर लिखा गया, तो बिल्कुल सही बात है। 10 राज युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल में है। यहाँ पे 2 नंबर की बात की गई है, मैंने ऐसे ही याद किया, 10 राज युद्ध और 7वां मंडल, 7, 10 और 7, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ था युद्ध में? इस युद्ध में राजन सुदास और 10 राजाओं के बीच परुषणी नदी के तट पर लड़ा गया था, जिसमें राजा जो सुदास थे वो विजयी हुए थे। ठीक हो, आगे आ जाइए, एक सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 24 पूछा है कि निम्नलिखित में से किसे बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहा जाता है? तो ये थे, क्या हमने कोई क्वेश्चन छोड़ दिया है? ओके, ये क्वेश्चन छूट गया था। क्वेश्चन 23 महाजनपद, ठीक है, और उनकी राजधानियाँ। मुझे नहीं पता आपने कैसे याद किया है, मैंने ऐसे याद किया है कि एक बड़ी सी मछली है, एक बड़ी सी मछली है, विराट मछली, मत्स्य विराट, ठीक है। अंग चंपा, अंग चंपा, जो अंगराज कर्ण थे उनके उनके छाती पे कह लीजिए वो एक सोने का वो लगा हुआ था, कवर जैसा कुछ, क्या तो बोलते हैं उसको, जो भी बोलते हैं, तो वो उनको बचा सकता, किसी भी तरीके से भाला वाला या किसी भी चीज़ से बचाता था, ओवरऑल प्रोटेक्शन कवर आप बोल सकते हैं। तो अंग को, अंगराज कर्ण को चिपका दिया था, सूर्य देवता ने शायद उनको दिया था कुछ ऐसा, ठीक है। तो अंग चंपा और एक बड़ी सी मछली, मत्स्य विराट, ठीक है। और मेरे ख्याल से इतने से हो जाएगा। ए का चौथा एक से निकल आया। वज्जी देख लीजिए, वज्जी का क्या है? बी का दूसरा वैशाली, वज्जी वैशाली, और चेदी का शक्तिमती, चेदी शक्तिमती। बहुत ज़्यादा सब याद कर लेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है, 2-3 याद कर लीजिए बस, ठीक है, इतने में हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 निम्नलिखित में से किसे बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहा जाता है? तो ये थे विशुद्धमग्ग, ठीक है, ओके। 5वीं सदी के पाली भाषा के विद्वान बुद्ध घोष ने विशुद्धमग्ग नामक ग्रंथ की रचना की थी। ये ग्रंथ था, ठीक, जिसे बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहा जाता था। किसने की थी? 5वीं सदी के पाली भाषा के विद्वान कौन थे? बुद्ध घोष। यह हीनयान संप्रदाय का ग्रंथ है। विशुद्धमग्ग किससे रिलेटेड है? हीनयान संप्रदाय से, ओके। जो खुद्दक निकाय है उसके बारे में ये है कि एक जातक कथा है जिसमें, खुद्दक निकाय क्या है? एक जातक कथा है जिसमें बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं हैं, ठीक है। और उसके अलावा महात्मा बुद्ध के जीवन से संबंधित बुद्ध चरित, सौद्रानंद व सारीपुत्र प्रकरण की रचना अश्वघोष ने की थी। एक मिनट, सारीपुत्र, सौद्रानंद, इसमें सौद्रानंद के बारे में नहीं दिया है, लेकिन इसकी एक सेकेंड, बुद्धचरित और सारीपुत्र प्रकरण, इन दोनों की जो रचना थी वो किसने की थी? अश्वघोष ने की थी, अश्वघोष ने की थी, ठीक है। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 25 सातवाहन वंश से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? गलत पूछा है, ओके। तो इस वंश की स्थापना सिमुक ने सुंग वंश के शासक सुशर्मन की हत्या करके की थी। देखिए नाम बहुत फंसाते हैं ये लोग। देखिए सिमुक और सुशर्मन दोनों ठीक है, लेकिन सुंग वंश गलत है। ये कर्ण वंश के, जो सुशर्मन थे ये कर्ण वंश के थे, ठीक है। जो सिमुक थे वो तो सातवाहन के थे, और जो शुंग ये सुशर्मन थे वो कर्ण वंश से रिलेटेड थे। बाकी कहानी सही है, ठीक है। सातवाहनों को प्रभुत्व और महत्व दिलाने वाला प्रथम शासक कौन था? सातकर्णी प्रथम था। नानाघाट पुणे अभिलेख इसी से संबंधित है। नानाघाट पुणे अभिलेख के बारे में पूछ रहा है, ठीक है। इस अभिलेख के अनुसार सातकर्णी ने 2 अश्वमेध यज्ञ और 1 राजसूय यज्ञ सहित कुल 18 यज्ञ किए थे, ठीक है। तो ये वैसे भी ये दोनों गलत हो गया। फिर तो ये बोल रहा है कि ये हाल नरेश से रिलेटेड थे, नहीं भाई। हाल भी जो थे वो सातवाहन शासक ही थे, उसने गाथा सप्तशती नामक ग्रंथ की रचना की थी। गाथा सप्तशती अभी भी बहुत फेमस ग्रंथ है, ठीक है, हो सकता है बहुत लोग के घर पे भी हो। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 26 अलाउद्दीन खिलजी,
बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पैटर्न है, ठीक है। मतलब लगभग हर एक पेपर में इस तरह के क्वेश्चन का मतलब बनता ही बनता है। इनका नाम बदल जाएगा हो सकता है, लेकिन ये पैटर्न वही रहेगा, ठीक है। ठीक है, हम आगे चलते हैं। तो फिलहाल अलाउद्दीन खिलजी का याद कर लेते हैं, अगर क्या पता है ऐसे ही क्वेश्चन उठा के दे दे। तो सबसे पहले गुजरात विजय हुई थी, कब हुई थी? 1297 में, 1297, ठीक। इसके बाद की जितनी भी विजय जो जो विजय अभियान है वो 13 में हुआ था, मतलब ऑलमोस्ट ये आखिरी का साल चल रहा है 1297, ठीक है। फिर रणथंभौर कब हुआ था? 1301 में, 1301 में। फिर उसके बाद चित्तौड़ ये 1303 में, और ये मालवा विजय 1305 में, ठीक। तो गुजरात सबसे पहले 1297, फिर उसके बाद रणथंभौर 1301, फिर उसके बाद चित्तौड़ 3 और मालवा 5। अगर ये नहीं याद हो रहा, पूरा नहीं याद हो रहा, तो एक एक नंबर याद कर लीजिए आखिरी का। रणथंभौर को फर्स्ट पे रख दीजिए, मालवा को 5 पे और चित्तौड़ को 3 पे। चित्तौड़ 3, मालवा 5, रणथंभौर फर्स्ट। ओके ओके, नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन नंबर 27। निम्नलिखित में से किस पत्र पत्रिका के माध्यम से ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने नील आंदोलन में किसानों के हितों का समर्थन किया था? तो भाई साहब सोम प्रकाश नाम था। सोम प्रकाश सही है, ऑप्शन ए सही हो जाता है। देखिए कैसे ये, इसमें देखिए फिर से एक पत्र पत्रिका वाला क्वेश्चन आया है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन एक मुगल शाही मखफी के उपनाम से कविताएं लिखती थी? लेडी का नाम है, बताना है। तो इनका ऑप्शन होगा जेबी-उन-निसा, ऑप्शन बी, ठीक है। आगे चलते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा है सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो चंद्रगुप्त मौर्य याद है, मेगास्थनीज नहीं याद है, याद कर लीजिए। चंद्रगुप्त मौर्य, मेगास्थनीज सही है। बिंदुसार डायमिकस बिल्कुल सही है। अशोक डायनोसियस, ये एक्चुअली शासक जो हैं इनके टाइम में यवनदूत आए थे, उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो अशोक के साथ कौन आया, मतलब अशोक के टाइम में कौन आया था? डायनोसियस। अच्छा, और स्कंदगुप्त के टाइम कौन आया था? हमें नहीं पता कौन आया था, लेकिन ये पता है कि ये जो डायनोसियस भाई साहब हैं, सॉरी एक सेकेंड, क्या नाम है, ये जो हेलियोडोरस जो थे वो वासुदेव के सम्मान में बेस नगर में गरुड़ स्तंभ की इन्होंने स्थापना किया था। यह शुंग शासक भागभद्र के दरबार में आया था। हेलियोडोरस किसके टाइम में आया था? भागभद्र। किसके कौन सा शासक है भागभद्र? शुंग शासक है, ठीक है। बाकी सब सही है। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? अच्छा, सेशेल्स की राजधानी विक्टोरिया है, ठीक है, ये सही है। हैती की राजधानी क्या है? पोर्ट ओ प्रिंस, ठीक। मंगोलिया की उलान बटोर है। जो क्या है, लिब्रेविले जो है ये गैबन की राजधानी है, गैबोन, GABON, ठीक है। आगे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 31, ग्रेट बैरियर रीफ किस प्रकार की प्रवाल भित्ति का उदाहरण है? तो ऑप्शन बी सही हो जाता है, ऑप्शन बी, अवरोधक प्रवाल भित्ति। अब ये कौन सी चीज़ होती है? देखिए, प्रवाल अर्थात जो मूंगा होता है, ठीक है, के मरने के से उसकी खोल के ऊपर दूसरा मूंगा अपना खोल बनाने लगता है। मान लो एक मूंगा मरा तो उसके ऊपर दूसरा आके अपना खोल बनाया। इस क्रिया के कारण एक लंबे समय के अंदर एक विस्तृत भित्ति बन जाती है जिसे प्रवाल भित्ति कहते हैं। और जब यही भित्ति जो होती है सागर के तट के समानांतर कुछ दूरी पर बनती है तो इसे क्या कहते हैं? अवरोधक प्रवाल भित्ति कहते हैं। और ये जो ग्रेट बैरियर वाला है ये विश्व के प्रमुख अवरोधक प्रवाल भित्तियों में से आता है, ठीक है। और ये कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट के सहारे है, ठीक। ओके, क्वेश्चन नंबर 32, कर्क रेखा पर अवस्थित नहीं है। ओके, अभी भी सोचिए, इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, मतलब अगर ये क्वेश्चन गलत हो रहा है तो बहुत दिक्कत में आ जाएंगे हम, ठीक है। तो कर्क रेखा पे अवस्थित नहीं है, भूटान अवस्थित नहीं है, बाकी मिस्र, मैक्सिको और
म्यांमार है। क्वेश्चन नंबर 33, ग्रीनलैंड के बारे में पूछा है क्या सही है? तो ये विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है, बिल्कुल सही बात है। पूछा है उत्तरी अमेरिका का अधिकार है इस पर, नहीं, उत्तरी अमेरिका का नहीं है, डेनमार्क का अधिकार है। ठीक है, ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित ज़रूर है, लेकिन इस पे अधिकार डेनमार्क का है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 34, ओके, ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है क्योंकि ये अमेरिका के बारे में नहीं, इसलिए क्योंकि इसमें सारी झीलों के बारे में और ये शहर के बारे में पूछा है। ठीक है, तो थंडर बे इसके लिए और कुछ कर नहीं सकते हैं, वर्ल्ड मैप पता होना चाहिए और याद करना है। ठीक, देखिए थंडर बे किससे रिलेटेड है? सुपीरियर से। जब भी कोई हम बहुत बड़ी चीज़ देख लेते हैं तो हमें वैसे कांपने लगते हैं, जैसे कि हमने देखा ज्वालामुखी हो गया, बाढ़ हो गया। ठीक है, तो जितनी सुपीरियर नेचर जो है वो अपना सुपीरियरिटी दिखाता है तो हमें क्या लगता है? थंडर होता है, अंदर से हिल जाता है। तो थंडर बे, ओके। क्लीवलैंड, इरी, ओके, माई डॉग इज़ वेरी एंग्री। ओके, हम कहाँ पे थे? ओके, सी का चौथा हो जाएगा टोरंटो को ओंटारियो। टोरंटो ख़त्म होता है ओ पे और ओंटारियो स्टार्ट होता है ओ पे। टोरंटो और ओंटारियो। ओके, केस विल्ले जो है ह्यूरॉन। सब तो याद नहीं हो सकता, जो याद हो गया हो गया। ठीक है, बाकी मैं नेक्स्ट करती हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा है। ओके, थैंक यू।